हेलो नमस्कार सुप्रभात मेरे शेर से न्यू स्टडी पॉइंट टू गौरव सर में आप सभी का स्वागत है। तो आइए देखते हैं अपने संविधान के बारे में। मैंने आपको जैसे कल बताया था कि हम बात करेंगे बंगाल के बारे में, बंगाल प्रेसिडेंसी के बारे में हम बात करेंगे आज। और कल की बात मैं बता दूं आपको, एक बार क्विक रिवीजन करा देता हूं कल की चीज़ का, क्योंकि हमारी क्लास में पिछली क्लास को देखते चलेंगे कि पिछली क्लास में क्या था। तो आप देख लें, आप इतने कर दें अपनी साथियों के साथ इस वीडियो को शेयर, अपने सभी साथियों को शेयर कर दें। एक बार इतने देखते हैं, कल की जानकारी को एक बार करते हैं रिवीजन। तो जैसे कि मैंने बताया था 1494 के अंदर कोलंबस भारत की खोज के लिए निकला था, लेकिन उसने भारत की खोज न कर कर उसके जहाज का मुख मुड़ाने के कारण उसने अमेरिका की खोज कर दी थी 1494 के अंदर। इसके बाद क्या हुआ, भारत के अंदर 1498 में भारत आया। कौन? वास्को डी गामा। वास्को डी गामा ने ही भारत की खोज की थी। समुद्री मार्ग से भारत की खोज किसने की थी? वास्को डी गामा ने। अगला, इसके अगले साल क्या हुआ, तो इसके बाद पुर्तगालियों के बाद आए अंग्रेज। भारत के अंदर आने वाला पहला अंग्रेज कौन था? तो वो कौन था? जॉन मिल्टन हॉल। जॉन मिल्टन हॉल ही 1599 में भारत आया था। और आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाएगा कि अकबर के दरबार में कौन आया था? तो अकबर के दरबार में कौन आया था? रॉल्फ फिंच। इसके बाद हमने देखा था कि जब ये लोग पहुंचे कहाँ? ब्रिटेन। भारत से ब्रिटेन पहुंचे, तब वहाँ की महारानी एलिजाबेथ फर्स्ट ने एक राजलेख 15 साल के लिए तैयार किया, जिसे कहा जाता था मर्चेंट एडवेंचर राजलेख तैयार किया। और 31 दिसंबर सन 1600 को ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना करी और इसी ने भारत में व्यापार करने की शुरुआत की। इसी चीज़ की हमने जानकारी ली थी कल, और मैंने बताया था कि इसके बाद ही हम कौन सा टॉपिक पढ़ते हैं, प्रेसिडेंसियों का टॉपिक। तो मैंने प्रेसिडेंसियों के बारे में बताया था कि 1640 में बनी मद्रास प्रेसिडेंसी, 1668 में बनी बम्बई प्रेसिडेंसी, और 1692 के अंदर बनी कोलकाता प्रेसिडेंसी, जिसके अंदर आता था बंगाल। तो आइए देखते हैं आज बंगाल के बारे में। आप हेडिंग डाल लें, थोड़ा देखिए चल रही है क्या? चल रही है। तो देखते हैं बंगाल प्रेसिडेंसी के बारे में। बंगाल प्रेसिडेंसी के बारे में हम देखते हैं आज। और आप पहले टॉपिक लिख लें। टॉपिक आपने लिख ही रखा होगा। मैं क्या पढ़ा रहा था? भारत का संवैधानिक विकास। भारत का संवैधानिक विकास के बारे में हम बात कर रहे थे, और इसी के अंदर हमारा टॉपिक चल रहा था कौन सा? तो इसी के अंदर टॉपिक चलेगा हमारा बंगाल। तो बंगाल प्रेसिडेंसी के बारे में हम बात करेंगे आज। तो आइए देखते हैं बंगाल प्रेसिडेंसी के बारे में। तो बंगाल प्रेसिडेंसी की शुरुआत हमारे यहाँ कब से हुई? तो आपसे यही पॉइंट पूछा जाएगा कि बंगाल। तो इसके बारे में जानने से पहले आप थोड़ा मुगल बादशाहों के बारे में जान लें कि 1700 की बात है। 1700 के अंदर मुगल बादशाह कौन था? औरंगजेब। इसी औरंगजेब ने क्या करा था? इसी औरंगजेब ने 1700 के अंदर मुर्शीद कुली खान को बंगाल का क्या किया था? बंगाल का दीवान घोषित किया। बंगाल का दीवान किसने बनाया था? बंगाल का दीवान बनाया था किसने? औरंगजेब ने। किसे बनाया था? तो वो बनाया था किसे? मुर्शीद कुली खान को। मुर्शीद कुली खान। और कुछ समय के बाद होता है क्या कि 7 साल के बाद जब 1707 में औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है, 1707 के अंदर मृत्यु हो जाती है किसकी? औरंगजेब की। तो इसी के बाद क्या हुआ? बंगाल जो मुगल बादशाह था उसका अगला शासक कौन बना? तो वो कौन बना? मुअज्जम 5 साल रहने के बाद इसके पास अगला शासक बना कौन? जहांदर शाह। और जहांदर शाह के बाद ही कौन आया था? फर्रुखसियर। और इसी फर्रुखसियर के शासनकाल में एक काम हुआ जिसे कहा जाता है 1717 के अंदर एक कार्य हुआ जिसे कहा जाता है मुर्शीद कुली खान ने क्या किया? खुद को स्वतंत्र शासक घोषित किया। तो आप यहीं से पढ़ेंगे बंगाल के नवाबों के बारे में। तो आइए वन बाय वन हम देखते हैं
सारे नवाबों की जानकारी को, तो आप हेडिंग डाल लें मुर्शीद कुली खान, हेडिंग डालें मुर्शीद कुली खान। आपसे पूछा जाएगा कि बंगाल का स्वतंत्र शासक कौन था, तो वो कौन था? मुर्शीद कुली खान। आप और इसका शासन कब से कब तक रहा, तो ये रहा 1717 से 1727 तक। 1727 तक किसने शासन किया? मुर्शीद कुली खान ने। और आपसे पूछा जाएगा जब ये शासक बना तो फर्रुखसियर की मदद से बना था, इसीलिए आपसे पूछा जाएगा कि ये क्या देता था, तो ये मुगल बादशाहों को राजस्व देता था। राजस्व देता था किसे? मुगल शासकों को। मुगलों को क्या देता था? राजस्व। आपसे पूछा जाएगा मुगलों को राजस्व देता था, और ये किसकी मदद से बना था? फर्रुखसियर ने ही इसको बनाया था। इसके बाद इनने अगला काम क्या किया? इसने अगला काम किया, अंग्रेजों को स्वर्णिम फरमान भेजा। ऐसा माना जाता था कि एक बार की बात है कि फर्रुखसियर जो था उसके पैर में क्या निकला था? एक फोड़ा निकल आया था। उसी फोड़े को इलाज किया था विलियम हॉकिंस ने। तो उसी ने इसका जो है वो फोड़े का इलाज किया और वो फोड़ा ठीक हो गया था। इसी बात से खुश होकर अंग्रेजों को स्वर्णिम फरमान भेजा था। किसने? औरंगजेब ने, वो फर्रुखसियर ने। तो फर्रुखसियर ने भेजा था कब? 1717 के अंदर स्वर्णिम फरमान। तो आप लिख लें इसी के शासनकाल में क्या हुआ? 1717 में अंग्रेजों को स्वर्णिम फरमान। किसने भिजवाया था? तो वो भिजवाया था फर्रुखसियर। फर्रुखसियर ने ही भिजवाया अंग्रेजों को स्वर्णिम फरमान, और इसे ही अंग्रेजों ने क्या कहा? मैग्ना कार्टा। मैग्ना कार्टा कहा किसने? अंग्रेजों ने स्वर्णिम फरमान को, क्योंकि इसी के बाद बंगाल में किलेबंदी की शुरुआत होने लगी। और आगे देखते हैं अपने आपसे पूछा जाएगा एक पॉइंट के बारे में कि बंगाल के अंदर कृषकों के लिए एक प्रथा चलाई थी। वो कौन सी प्रथा थी? वो किसने चलाई थी? तो कृषकों के लिए एक प्रथा चलाई थी जिसे कहा जाता था तकाबी प्रथा। तकाबी प्रथा। तो तकाबी प्रथा किसने चलवाई थी? तो मुर्शीद कुली खान ने चलवाई थी तकाबी प्रथा। और एक प्रथा और चलवाई थी जिसे कहा जाता था इजारेदारी की प्रथा, जिसे कहा जाता था इजारेदारी प्रथा। इजारेदारी प्रथा। आपसे इन दोनों प्रथाओं के बारे में पूछा जा सकता है। तो किसने चलवाई थी? तो मुर्शीद कुली खान ने। अब देखते हैं अपने अगले नवाब के बारे में। 1727 में जब मुर्शीद कुली खान की मृत्यु होती है तो अगला नवाब कौन बनता है? तो 1727 में जब मुर्शीद कुली खान की मृत्यु हो जाती है तो अगला नवाब बनता है शुजा-उद-दौला। तो आइए देखते हैं शुजा-उद-दौला के बारे में। आपने नोट कर लिया होगा, तो चलते हैं शुजा-उद-दौला। शुजा-उद-दौला के बारे में देखते हैं। शुजा-उद-दौला ये कब से कब तक रहा? तो ये 1727 से 1739 तक शासन कर रहा था। किसने? शुजा-उद-दौला ने। शुजा-उद-दौला के बारे में हमें कोई ज़्यादा जानकारी नहीं मिलती है, तो हम देखते हैं अपने अगले नवाब के बारे में। अगला नवाब हमारा कौन सा आया? 1739 में आया सरफराज खान। सरफराज खान आया अगला नवाब। और ये कब से कब तक रहा? तो ये रहा 1739 से 1740 तक। एक ही साल शासन कर पाया, क्योंकि इसी का ही दामाद हुआ करता था। कौन? अलीवर्दी खान। तो इसी के दामाद ने, अलीवर्दी खान ने इस पर अटैक कर दिया। अलीवर्दी खान जो दामाद हुआ करता था सरफराज खान का, इसी ने इस पर अटैक किया। और ये उस टाइम पे शासक कहाँ का था? बिहार का शासक था। और इन्हीं के बीच एक ऐतिहासिक युद्ध लड़ा गया जिसे कहा जाता है गिरिया का युद्ध। गिरिया का युद्ध। आपसे पूछा जाएगा गिरिया का युद्ध किस किस के बीच हुआ था? तो अलीवर्दी खान और सरफराज खान के बीच। इसमें
सरफराज खान को पराजित किया किसने? अली वर्दी खान ने। और हत्या कर दी किसकी? सरफराज खान की। और अगला शासक कौन बना? तो अगला शासक बना कौन? अली वर्दी खान। तो आइए देखते हैं इस गिरिया के युद्ध की डेट लिख लें। 1739 में हुआ था गिरिया का युद्ध। आपने नोट कर लिया होगा। तो देखते हैं हम अपना अली वर्दी खान के बारे में। तो बंगाल का चौथा नवाब कौन सा बना? बंगाल का चौथा नवाब बना अली वर्दी खान। और ये कब से कब तक रहा? तो ये रहा 1740 से लेकर 1756। 1756 तक रहा। और आपसे पूछा जाएगा जो मुर्शीद कुली खान था वो मुगल बादशाह को क्या देता था? तो मुगल बादशाह को देता था राजस्व। आपसे पूछा जाएगा कि वो कौन सा सुल्तान, कौन सा नवाब था जिसने राजस्व देना बंद किया? ऐसे लिख लें, मुगलों को राजस्व देना बंद किया। मुगलों को राजस्व देना बंद किसने किया था? अली वर्दी खान ने। अगला पॉइंट लिखें इसी के बारे में। आपसे पूछा जाएगा कि बंगाल के अंदर जो महत्वपूर्ण शासक माना जाता है वो किसे माना जाता है? अली वर्दी खान को। क्योंकि इसी ने ही कहा था कि अंग्रेजों का जो स्वभाव है वो एक मधुमक्खी के समान है। अगर उन्हें आप कुछ नहीं कहोगे तो वो कुछ नहीं कहेंगे, लेकिन अगर उन्हें छेड़ दिया तो वो तुम्हें काट काट कर मार देंगे। ये किसने कहा था? तो अली वर्दी खान ने ही क्या कहा था? मधुमक्खी के समान है किसका व्यवहार? अंग्रेजों का व्यवहार कैसा है? मधुमक्खी के समान। अंग्रेजों का व्यवहार कैसा बताया? मधुमक्खी के समान। किसने बताया? अली वर्दी खान ने। और 1756 में क्या हुआ? 1756 में इसी का नवासा कौन था? तो इसी का नवासा था कौन? सिराजुद्दौला। तो सिराजुद्दौला ने क्या किया? इसकी मृत्यु के बाद 1756 में सिराजुद्दौला बंगाल का अगला नवाब बना। तो आइए अब देखते हैं सिराजुद्दौला के बारे में। तो आप नोट कर लें, देखते हैं सिराजुद्दौला के बारे में। तो आइए आप पॉइंट टू पॉइंट आप नोट करते चलें। मैं आपको 1 बाय 1 हर जानकारी लिखवाता हूं। लिखिए सिराजुद्दौला। सिराजुद्दौला सिराजुद्दौला ने क्या किया? और इसका शासन लिख लें। सिराजुद्दौला ने क्या किया था? तो सिराजुद्दौला ने 1756 से लेकर 1757 तक ही रह पाया। क्योंकि इसी का ही सेनापति कौन था? तो इसी का सेनापति था मीर जाफर। मीर जाफर और रायदुर्लभ। मीर जाफर और रायदुर्लभ भी कौन थे? इसी के सेनापति थे। और इन्होंने ही धोखा दिया था किसे? सिराजुद्दौला को। सिराजुद्दौला को धोखा दिया था किसने? मीर जाफर और रायदुर्लभ ने। जो अली वर्दी खान था इसी के बाद आया सिराजुद्दौला। और सिराजुद्दौला ने आते ही क्या किया? जो अंग्रेज जो थे वो किलाबंदी कर रहे थे जगह जगह, उन्हें रोका और आक्रमण किया इसने 1756 के अंदर। आते ही आक्रमण किया कासिम बाजार पर, जहां पर अंग्रेजों का कब्जा था। कासिम बाजार पर आक्रमण किया किसने? सिराजुद्दौला ने। और आपसे पूछा जाएगा कि अलीनगर नाम किसका था? अलीनगर। तो सिराजुद्दौला ने अलीनगर का नाम कोलकाता का नाम बदल कर ही क्या रखा था? कोलकाता का नाम बदल कर रखा था अलीनगर। और आपसे पूछा जाएगा कि इसी युद्ध के बाद क्या हुआ? एक ऐतिहासिक घटना होती है जिसे कहा जाता है 20 जून 1756 की घटना, और जिसे कहा जाता है कालकोठरी की घटना। तो आप इसके बारे में देख लें। 20 जून 1756 में हुई कालकोठरी की घटना। कालकोठरी की घटना 20 जून 1756 में हुई। और इसमें क्या हुआ था? तो जो सिराजुद्दौला था इसने अंग्रेजी 146 सिपाहियों को कैद कर कर रख दिया था 15x18 के एक कमरे के अंदर। और इसी कमरे में जब सुबह को जब देखा गया तो इसके अंदर मात्र और मात्र 23 अंग्रेज जो जिंदा बचे थे, और बाकी जो थे वो सभी मारे जा चुके थे, सभी मर चुके थे।
तो इसी में से बचे थे 23 शासक बचे थे, और 146 में से कुल कितने थे? 146। तो इन्हीं 146 में से कितने बचे? 23। और इन्हीं 23 में से एक था कौन? विलियम होलवेल। तो विलियम होलवेल ने ही किसे बताया? विलियम होलवेल ने बताया। और मद्रास प्रेसिडेंसी का उस टाइम पे गवर्नर था कौन? जो मद्रास प्रेसिडेंसी थी उस टाइम पे जो देख रेख कर रहा था उसकी, वो रॉबर्ट क्लाइव कर रहा था। और रॉबर्ट क्लाइव को जब ये बात विलियम होलवेल ने बताई तो इस बात से बहुत गुस्सा हुआ कौन? रॉबर्ट क्लाइव। और आके क्या किया? तो आइए अब देखते हैं इसके बारे में। इसके बाद क्या हुआ? तो जब विलियम होलवेल ने रॉबर्ट क्लाइव को यह बात बताई तो क्या हुआ? तो हुआ 1757 के अंदर हुई एक संधि, 1756 के अंदर हुई एक संधि जिसे कहा जाता अलीनगर की संधि। क्योंकि 1756 में जब विलियम होलवेल ने किसे बताया? रॉबर्ट क्लाइव को बताया। तो उसी ने आकर सिराजुद्दौला पर आक्रमण किया और इसी बात से परेशान हुआ और हुई अलीनगर की संधि। अलीनगर की संधि का वही 1756 के अंदर किसके बीच? रॉबर्ट क्लाइव और सिराजुद्दौला। रॉबर्ट क्लाइव और सिराजुद्दौला के बीच हुई 1756 में अलीनगर की संधि। और इसी बात से परेशान हुआ, कुछ ही दिनों के बाद इसी बात से परेशान हुआ कौन? सिराजुद्दौला। और सिराजुद्दौला ने आक्रमण का प्लान बनाया। इधर अंग्रेज भी फूट डाल रहे थे, क्योंकि वो एक नीति को अपनाते थे जिसे कहा जाता था फूट डालो और शासन करो की नीति। उन्होंने भी फूट डाली और जो इसी के सिराजुद्दौला का जो सेनापति था मीर जाफर, और इसे अपने कब्जे में लिया। इसे बहला फुसलाकर अपने शासन करने के लिए इसे कर लिया मजबूर, कि उसे बताया गया कि हम जो हैं नवाब बना देंगे। अगला जो बंगाल था उसी का अगला नवाब किसे घोषित कर दिया जाएगा? मीर जाफर को। इसी बात से खुश हुआ मीर जाफर, लेकिन उसे नहीं पता था कि सिर्फ मेरा इस्तेमाल किया जा रहा है। तो देखते हैं हम मीर जाफर। तो इसके बाद अगली ऐतिहासिक घटना कब हुई? तो वही 23 जून 1757 के अंदर हुआ प्लासी का युद्ध। 23 जून 1757 में हुआ प्लासी का युद्ध। आपसे पूछा जाएगा कि प्लासी का युद्ध किस किस के बीच हुआ था? तो प्लासी का युद्ध किस किस के बीच हुआ था? तो हुआ रॉबर्ट क्लाइव और सिराजुद्दौला। रॉबर्ट क्लाइव और सिराजुद्दौला के बीच हुआ। और इस युद्ध में बुरी तरह हारा कौन? सिराजुद्दौला। और रॉबर्ट क्लाइव जीता। क्यों? क्योंकि राय दुर्लभ और जो मीर जाफर था वो मदद कर रहे थे किसकी? रॉबर्ट क्लाइव की, जबकि लड़ किस तरफ से रहे थे? सिराजुद्दौला की तरफ से। इसीलिए हारा कौन? सिराजुद्दौला। और इसके बाद क्या हुआ? 1757 में जो रॉबर्ट क्लाइव था, रॉबर्ट क्लाइव ने क्या किया? तो रॉबर्ट क्लाइव ने खुद को बंगाल का पहला गवर्नर घोषित कर दिया। तो बंगाल, आपसे पूछा जाएगा कि बंगाल का फर्स्ट गवर्नर कौन था? जैसे मैंने हिस्ट्री क्लासों में भी बताया है, अगर आपको हिस्ट्री क्लासें देखनी है तो आप ऊपर आई बटन में जाकर मेरी हिस्ट्री क्लासों को देख सकते हैं। तो आइए, बंगाल का जो फर्स्ट गवर्नर कौन बना? तो वो बना रॉबर्ट क्लाइव। 1757 से लेकर ये रहा 1760 तक। और इसका शासन, आपसे एक शासन और पूछा जाएगा कि 1765 से रहा था ये 1767 तक। दो शासन है इसके, एक 1765 से, एक 1767 तक, और 1757 से 1760 तक।
तो आइए अब देखते हैं बंगाल के अगले नवाब के बारे में, जिसे कहा जाता है मीर जाफर। तो आइए चलते हैं अपने अब अगली जानकारी की तरफ। आप अपना पॉइंट डाल लें। मीर जाफर। तो आइए देखते हैं मीर जाफर के बारे में। मीर जाफर के बारे में देखते हैं। ये कब से कब तक रहा? तो ये रहा 1757 से 1760 तक। 1757 से 1760 तक शासन किया। और जब तक था कौन? जब तक था रॉबर्ट क्लाइव, तब तक तो इनने शासन किया। लेकिन जब अगला जो सेकंड गवर्नर बना कौन? सेकंड गवर्नर बना कौन? विलियम हॉलवेल। तो हॉलवेल बना सेकंड गवर्नर। जब मीर जाफर को पता चला कि अंग्रेजों की नीतियां ठीक नहीं है, तो इसी ने अंग्रेजों की बात मानना इनकार किया। और जो विलियम हॉलवेल था, इसी ने इसको इसके पद से हटा दिया, क्योंकि सारी शक्तियां गवर्नरों के पास जा चुकी थी और गवर्नर ही ज़्यादातर शासन किया करते थे। सिर्फ नाम का बादशाह, नाम का नवाब बना रखा था किसे? मीर जाफर को। तो इसे 1760 में इसकी गद्दी से हटा दिया। और अगला शासक कौन बना? तो इसी का, मीर जाफर का ही नवासा हुआ करता था। कौन? तो मीर जाफर का इसका नवासा हुआ करता था। कौन? मीर कासिम। नवासा कौन था? मीर कासिम। तो मीर कासिम को ही अगला नवाब बनाया। और यह रहा 1760 से लेके 1763 तक। 1760 से लेके 1765 तक। 1760 से लेकर 1765 तक शासन किया किसने? मीर कासिम ने। मीर कासिम ने शासन किया। अब देखते हैं अपने अगले के बारे में। जैसे कि मीर कासिम आया है, तो आइए अब इसके बारे में हम जानते हैं। तो मीर जाफर जो था, वो तो अंग्रेजों की बातों और नीतियों को माना करता था। लेकिन जो इसका नवासा था मीर कासिम, ये अंग्रेजों की कोई बात भी नहीं माना करता था। और इसी ने क्या किया? मुंगेर के अंदर अंग्रेजों को मारने के लिए मुंगेर के अंदर गोला बारूद इकट्ठा करना शुरू किया। थोड़ा देखिए, चल रही क्या? तो मीर जाफर ने क्या किया? मुंगेर के अंदर गोला बारूद इकट्ठा करना शुरू किया और अंग्रेजों पर आक्रमण करने के लिए नीतियां बनाने लगा। इसी बात का जब पता चला किसे? 1763 के अंदर, जब इसी बात का पता चला 1763 नहीं 1763 के अंदर जब पता चला अंग्रेजों को, तो क्या किया? तो मीर कासिम पर आक्रमण। तो 1763 में क्या किया? मीर कासिम पर आक्रमण किया। किसने? मीर कासिम पर आक्रमण किया किसने? अंग्रेजों ने। इसी बात से परेशान हुआ मीर कासिम, और मीर कासिम पहुंचा अवध के नवाब। जब मीर कासिम पहुंचा अवध के नवाब शुजाउद्दौला के बीच। आप सिराजुद्दौला और शुजाउद्दौला में कंफ्यूज मत होना। तो अवध का नवाब हुआ करता था इस टाइम अवध का नवाब था कौन? शुजाउद्दौला। इसी शुजाउद्दौला से मदद मांगी किसने? मीर कासिम ने। और ये पहुंचा अवध के नवाब शुजाउद्दौला के पास कि आप, अंग्रेजों की नीतियां ठीक नहीं है, अंग्रेजों का व्यवहार ठीक नहीं है, आप इन्हें रोक लें, नहीं तो ये बंगाल, अवध, बल्कि पूरे भारत पर ही अपना अधिकार कर लेंगे और ये हमारे लिए ठीक नहीं होगा, ये भारत की अर्थव्यवस्था के लिए ठीक नहीं रहेगा। तो अब देखते हैं, जब ये शुजाउद्दौला के पास पहुंचा, तब इन दोनों ने मिलकर जो भारत था, इसी का नवाब हुआ करता था उस टाइम कौन? बहादुर शाह द्वितीय। तो बहादुर शाह द्वितीय के पास जब ये मीर कासिम और शुजाउद्दौला बहादुर द्वितीय के पास पहुंचे, बहादुर शाह द्वितीय के पास पहुंचे, तभी इन तीनों ने मिलकर आक्रमण करने का प्लान बनाया। उधर अंग्रेज भी अपना प्लान बना रहे थे और एक ऐतिहासिक युद्ध एक बार और लड़ा गया, जिसे कहा जाता है बक्सर का युद्ध। बक्सर का युद्ध कब हुआ? 1764 के अंदर। तो देखते हैं हम अपने बक्सर के युद्ध के बारे में। तो आइए प्यारे साथियों, अगर आपको ये क्लास
पसंद लग रही हो या आपको कुछ क्लास में समझ आ रहा हो तो इसे लाइक जरूर करें और अपने सभी साथियों को एक बार शेयर जरूर करके आएँ जल्दी से। इतने हम चलते हैं अपने अगले पॉइंट की तरफ जिसे कहा जाता है बक्सर का युद्ध। तो आइए देखते हैं बक्सर के युद्ध के बारे में। 1764 में हुआ बक्सर का युद्ध। बक्सर का युद्ध कब हुआ था? 1764 के अंदर। और किस किस के बीच हुआ था? ये बक्सर कहाँ है? तो ये है बंगाल के अंदर। बक्सर का युद्ध किस किस के बीच हुआ था? तो एक तरफ था कौन? एक तरफ था मीर कासिम और शुजाउद्दौला और बहादुर शाह द्वितीय। मीर कासिम, शुजाउद्दौला और बहादुर शाह द्वितीय। जबकि अंग्रेजों की तरफ से शासन कौन कर रहा था? तो अंग्रेजों की तरफ से नेतृत्व कर रहा था हेक्टर मुनरो। हेक्टर मुनरो। तो एक ऐतिहासिक युद्ध लड़ा गया 1764 के अंदर बक्सर का युद्ध। इसी बक्सर के युद्ध में एक ऐतिहासिक घटना हुई जिसे कहा जाता है कि इतनी ही पावरफुल सेनाओं को मात्र और मात्र अंग्रेजों ने पराजित किया। और इसी के बाद क्या हुआ? एक अलग ही दौर चलने लगा बंगाल के अंदर। तो इस युद्ध में हेक्टर मुनरो ने तीनों सेनाओं को पराजित किया जो एक विशाल सेना मानी जाती थी। इसी बात से ये हारने के बाद ये परेशान हुए। और इसी के बाद क्या हुआ? तो आपसे पूछा जाएगा कि बंगाल के अंदर जो अंग्रेजों का जो पूर्ण दायित्व हुआ था, जो पूर्ण अधिकार हुआ था, वो किसके बाद हुआ था? तो बक्सर के युद्ध के बाद। बक्सर के युद्ध के बाद अंग्रेजों ने क्या किया? अंग्रेजों ने अपना पूर्ण अधिकार जमाया किस पर? अंग्रेजों ने अपना पूर्ण अधिकार किया किस पर? पूर्ण अधिकार किया बंगाल पर। और ये धीरे धीरे बंगाल के अंदर किलाबंदी करते गए और जगह जगह अपनी किलाबंदी करते गए और अपना विस्तार फैलाने लगे। इसी के बारे में हम देखते हैं। और इसके बाद क्या हुआ 1765 में? और 1765 में जब युद्ध के बाद जब इस युद्ध को जीत गए तो आपसे पूछा जाएगा कि एक संधि हुई थी जिसे कहा जाता है इलाहाबाद की संधि। इलाहाबाद की संधि। तो इलाहाबाद की संधि कब हुई थी? 1765 के अंदर। तो हेक्टर मुनरो ने तो किया था सिर्फ युद्ध, लेकिन संधि करने के लिए कौन आया था? तो संधि करने के लिए कौन आया था? तो किस किस की बीच हुई थी? शुजाउद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव। एक संधि तो इनके बीच हुई और एक संधि किसके बीच हुई थी? तो एक संधि हुई बहादुर शाह द्वितीय, बहादुर शाह द्वितीय और रॉबर्ट क्लाइव। तो इसके तहत कितनी संधियां हुई थी? 2 संधियां हुई थी। इन्हीं संधियों ने भारत को एक कमजोर राज्य घोषित किया और अंग्रेजों का इसी युद्ध के बाद पूर्ण अधिकार हो चुका था। और अब देखते हैं बंगाल के अगले नवाब के बारे में। कौन बना था? जिसे कहा जाता है मीर जाफर। तो मीर जाफर को दोबारा से बंगाल का नवाब घोषित किया गया। तो आइए अब देखते हैं मीर जाफर के बारे में। प्यारे साथियों, देखते हैं मीर जाफर के बारे में। आप इतने तो आइए साथियों, तो मीर जाफर का काल कब से कब तक रहा था? तो मीर जाफर दोबारा से आया। मीर जाफर आपसे पूछा जाएगा 2 बार बंगाल का नवाब कौन रिया था? तो कौन रिया था? मीर जाफर। कब से कब तक? 1765 से 1772 तक रहा था कौन? मीर जाफर। और 1765 में नाम का बादशाह बनाया था किसे? मीर जाफर को। किसने? अंग्रेजों ने। और इसी साल क्या हुआ? रॉबर्ट क्लाइव जो था उसका दूसरा गवर्नर का काल शुरू हो चुका था। और दूसरे काल में क्या हुआ? दूसरा काल कब से कब तक रहा था इसका? 1765 से 1767। और इन्हीं 2 सालों में
ये एक बहुत ही बड़ा काम करके चला गया जिसे कहा जाता है द्वैध शासन। द्वैध शासन। तो आपसे पूछा जाएगा कि द्वैध शासन किसने लगाया था, तो वो किसने लगाया था? रॉबर्ट क्लाइव ने। ये किसका शासन था? रॉबर्ट क्लाइव का ये शासन था। तो द्वैध शासन किसने लगाया था? रॉबर्ट क्लाइव ने। और ये द्वैध शासन कब से कब तक रहा? तो द्वैध शासन कब से कब तक रहा? 1765 से 1772 तक। 1765 से 1772 तक रहा द्वैध शासन। और इसी शासन के अंतर्गत क्या किया गया? बंगाल को काफ़ी लूटा गया। जबकि बंगाल जो था एक भारत की सोने की चिड़िया कहा जाता था, भारत का एक प्रसिद्ध प्रांत कहा जाता था, जिसे अंग्रेजों ने लूट लूट कर एक तना गरीब क्षेत्र बना दिया। और इसी को कहा जाता है, इसी शासनकाल को कहा जाता है भारत की लूट। आपसे पूछा जाएगा कि कौन से शासन को भारत की लूट कहा जाता है, तो भारत की लूट किसे कहा जाता है? भारत की लूट 1765 से 1772 के द्वैध शासन को कहा जाता है भारत की लूट। और इसी के बाद क्या हुआ? 1772 में आया कौन? वारन हेस्टिंग। और वारन हेस्टिंग ने द्वैध शासन को समाप्त किया। और क्या हुआ? द्वैध शासन को समाप्त करने के बाद भारत के अंदर कंपनी रूल शासन शुरू हुआ। और कंपनी रूल ने ही आगे अपना अधिकार शुरू किया और तरह तरह के एक्ट आए, जिनके बारे में हम कल बात करेंगे। तो प्यारे साथियों, आज की क्लास समाप्त होती है। अगर ये आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर करें और मुझे कमेंट करके बताएं कि क्लास कैसी लगी। और आपको कुछ पसंद आया हो तो इसे अपने साथियों को ज़रूर बताएं, जिससे कि मेरा मनोबल भी बढ़ेगा और आपकी तैयारी भी एक नए मोड़ में आएगी। तो आइए साथियों, आज की क्लास हमारी समाप्त होती है। पढ़ते रहें, मस्त रहें। और जो नहीं पढ़ते उनके लिए मैं फिर बताता हूँ कि प्यारे साथियों, जरूर पढ़ा करें, कुछ तो पर जरूर पढ़ा करें, क्योंकि जिंदगी की सारी कमी जो है वो गम के साए में निकल जाएगी। जो जिंदगी है आपकी वो सारी गम के साए में निकल जाएगी। मेरे साथियों, जब आपको कभी अपनी ज़िंदगी में पढ़ाई की कमी नज़र आएगी, तो प्यारे साथियों, मैंने अंत में यही कहा है कि खुश रहें, मस्त रहें और अपनी तैयारी को दिन ब दिन आगे बढ़ाते रहें और अपने अन्नदाताओं, माता पिताओं को सम्मान करें। प्यारे साथियों, चलते हैं, अब कल मिलेंगे 2 PM पर। जय हिंद, जय भारत।